नमस्कार स्टूडेंट्स, हमारे क्लासेस वापस से ऑनलाइन मोड पर आ गई हैं। कोविड-19 की सेकेंड वेव जो कोरोना की है वो और भी डेंजरस है। आप लोग सब अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई करिए। पर हम आज जिस चीज़ पर चर्चा करने जा रहे हैं वो आपके एमए प्रीवियस के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट का भाग है, कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी। समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र को हम कहते हैं समाज का अध्ययन है, पर जो बेसिक कंसेप्ट है सोसाइटी वो क्या है, हम उसे कैसे समझें, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। समाज आप लोग अपनी आम तौर पर आप लोग यूज़ करते हैं कि हमारे समाज में ऐसा नहीं होता, तब आप अपने एक बहुत छोटे से कास्ट से रिलेटेड सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं। कई बार आप कहते हैं जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं वो एक कंस्ट्रक्शन वाला एरिया हो सकता है जिसमें आप बहुत से लोग रह रहे हों। दूसरा है, आप कहते हैं कि हम इस सोसाइटी के मेंबर हैं, तो आपके कुछ म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं जिसके कारण आप एक अपना ग्रुप बना लेते हैं और उसके मेंबर हो जाते हैं। पर सोशियोलॉजी में जब हम सोसाइटी टर्म को यूज़ करते हैं और सोसाइटी को समझने के लिए दो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जिन्हें आप इजीली पढ़ सकते हैं और इजीली मार्केट में भी अवेलेबल हैं। पहली तो है मैकाइवर एंड पेज की पुस्तक सोसाइटी, दूसरी है ह्यूमन सोसाइटी जो कि किंग्सले डेविस की लिखी हुई है। अब हम थोड़ी सी परिभाषाएं देख लेते हैं कि डिफरेंट जो सोशोलॉजिस्ट हैं उन्होंने सोसाइटी को कैसे परिभाषित किया है। हम सबसे पहले एक बड़ी सिंपल सी परिभाषा लेते हैं मैकाइवर एंड पेज की। मैकाइवर एंड पेज कहते हैं कि सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, यानी समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का एक जाल है। यहाँ पर सोसाइटी को जब संबंधों का जाल का है तो संबंधों को हम देख नहीं सकते, वो हमें समझना होगा और हमें महसूस करना होगा। यानी कि सोसाइटी में की एक विशेषता हो जाती है कि सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट है, जैसे आपको रहोगे और जब उनमें आपस में लोगों में इंटरेक्शन होगा, विचारों का आदान प्रदान और जो आपकी, तभी आप उसे समझ सकोगे। इसी में ड्यूटर ने भी कहा, जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने अपनी किताब हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में कि समाज एक अमूर्त शब्द है जो समूह के सदस्यों में तथा उनके बीच पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराता है। यहाँ पर भी उन्होंने जो समाज के संदर्भ में लोगों के आपसी जो संबंध हैं वो बड़े जटिल होते हैं, तो उन्होंने कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स पर ही जोर दिया है। इसके अलावा जो एक डिटेल परिभाषा मैकाइवर और पेज ने दिया, उन्होंने कहा है समाज रीतियों, कार्य प्रणालियों की सत्ता तथा पारस्परिक सहयोग की, अनेक समूहों तथा विभाजन की, मानव व्यवहार के नियंत्रण और स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। यानी उन्होंने कहा कि समाज में विभिन्न प्रकार की रीतियां हैं और वो रीतियां भी एक कार्य प्रणाली है। उन रीतियों को समझने की उसमें अथॉरिटी है, सत्ता है, पारस्परिक सहयोग यानी म्यूचुअल एड है उसमें, और उसमें अनेक समूह आपस में जुड़े हुए भी हैं और समूह के आधार पर हम कई तरह से बटे हुए भी हैं, और उसमें मनुष्य को स्वतंत्रताएं भी हैं, पर उसे कंट्रोल करने के लिए कई तरह के नियंत्रण भी लगाए जाते हैं, जिसे आप सोशल कंट्रोल कहते हैं। और ये एक तरह की पूरी एक व्यवस्था है। तो समाज को उन्होंने एक व्यवस्थित व्यवस्था के रूप में भी समझाने की कोशिश की। इसके अलावा जीन्सबर्ग ने कहा, ए सोसाइटी इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स united by certain relations or mode of behavior which mark them off from the others who do not enter into these relations or who differ from them in behavior। यहाँ पर भी जीन्सबर्ग ने भी जो कहा कि जब बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, एक इंडिविजुअल्स की कलेक्टिविटी पर उन्होंने ध्यान दिया और उन्होंने कहा कि वो एक उनके बीच में एक निश्चित संबंध है, अगर और वो रिलेशन से जुड़े हुए हैं, अगर वो इन्हें नहीं मानते और उनका व्यवहार अलग तरह का होता है तो वो उसके पार्ट नहीं होते। इसके अलावा F.H. गिडिंग्स ने भी कहा, सोसाइटी इज़ द यूनियन इटसेल्फ
the organization, the sum of formal relations in which associating individuals are bound together. उन्होंने भी इसे कहा कि इसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें बहुत तरह के फॉर्मल रिलेशंस हैं जो कि इंडिविजुअल्स को एक दूसरे से बांधते हैं. GDM कूले ने कहा सोसाइटी इज़ द कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस विद ए कम्युनिटी. यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशंस जब मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं वो ही सोसाइटी है. इस हम लोग अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि मैकाइवर और पेज ने जो समाज की कुछ विशेषताएं या करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं उनको हम थोड़ा सा डिटेल में लेंगे. इन्होंने कहा कि कुछ 10-15 इन्होंने समाज की विशेषताएं बताई हैं, जिसमें उन्होंने पहले कहा, सबसे पहले है यूसेजेस, जिसे हम रीतियाँ कहते हैं. उन्होंने कहा कि हर समाज में आपको सामाजिक जो संबंध हैं उनका जो जाल है वो विभिन्न प्रकार की रीतियों से बना हुआ है, जिसके आधार पर लोग अपना व्यवहार निर्धारित करते हैं. इसमें जो सारे संबंध है आपस के, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, ये सब उसी रीतियों के अनुसार आप व्यवहार करते हो. और उन रीतियों को समझाने के लिए जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के द्वारा आप उसे इनकलकेट करते जाते हो और उसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी ट्रांसमिट करते हो. तो रीतियाँ समाज का एक बहुत मुख्य एस्पेक्ट है. दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि हर समाज में कार्य प्रणालियाँ होती हैं, प्रोसीड्यूर्स होते हैं जिनके अनुसार मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है. और इसके अंदर व्यक्ति समाज में रहकर अपनी आवश्यकताओं को एक दूसरे के साथ मिलकर एक सिस्टम बना रहता है कि कौन क्या काम करेगा समाज में, और उसी के आधार पर एक दूसरे से हम संगठित होकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं. मर्टन का भी यही कहना था कि समाज को संतुलित रहने के लिए समाज के सदस्यों को संस्कृति द्वारा निश्चित लक्ष्यों को चुनना चाहिए तथा संस्थागत साधनों, जैसे आप कार्य प्रणालियाँ कहते हैं, के द्वारा उन्हें पूरा करना चाहिए. यानी जो एक ही उन्होंने एक सिस्टम पर जोर दिया मर्टन ने. और इसके अलावा हम आते हैं जो मैकाइवर एंड पेज ने जो बताई अथॉरिटी. उन्होंने कहा कि हर समाज में चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी सिस्टम रहता है और उसके आधार पर लोगों को क्या करना है क्या नहीं, एक सत्ता के अंतर्गत वो काम करते रहते हैं. इसमें इम्पोर्टेंस कहा कि जब सामाजिक संगठनों में संबंधों का जाल रहता है और उसमें एक बैलेंस बनाए रखने के लिए, जैसे परिवार है तो परिवार में आप देखते होंगे कि कोई एक व्यक्ति होता है जो कि फैमिली के डिसीजंस लेता है और उसके पास फैमिली की अथॉरिटी रहती है. तो उसी तरह से गांव, जिला, देश, नेशन स्टेट, उनमें भी अथॉरिटी जो है वो एक बड़े इम्पॉर्टेंट है, जो कि सोसाइटी को बाउंड रखती है और उसको और उसके कामों को ठीक से चलाने के लिए एक आवश्यक टूल के रूप में काम करती है. तो अथॉरिटी दो तरह की हो सकती है, एक फॉर्मल हो सकती है, एक इनफॉर्मल हो सकती है. फॉर्मल जैसे जैसे समाज बहुत जटिल होता जाता है वैसे वैसे फॉर्मल अथॉरिटी इम्पॉर्टेंट होती चली जाती है. फॉर्मल होती है औपचारिक, जिसके अंतर्गत कानून व्यवस्था आ जाती है. अनौपचारिक होती है जैसे परिवार में बड़ों का कहना मानना, यह अनौपचारिक अथॉरिटी का पार्ट है. इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो है म्यूचुअल एड, यानी पारस्परिक सहायता. जब सारे सदस्य एक जाल के रूप में एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में सोसाइटी में बंधे रहते हैं तो वो एक दूसरे की सहायता करते हैं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कि हर व्यक्ति हर काम नहीं करता, वो डिवीज़न ऑफ लेबर हो जाता है. ये एक म्यूचुअल एड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो समाज में हर समाज में आपको मिलेगा. इसके बिना
समाज का अस्तित्व नहीं है अगर आप में एक पारस्परिक सहायता का विचार ना हो। तो अगला पॉइंट है समूह का विभाजन, ग्रुप एंड डिवीज़न। इसमें समाज कई छोटे समूहों में विभाजित रहता है। तो समाज में, और वो ग्रुप अपने लेवल पर काम करते हैं, और जो ग्रुप हैं वो आपस में भी जुड़े रहते हैं। छोटे छोटे कई तरह के ग्रुप अपनी ज़रूरतों के, जैसे फैमिली भी एक सबसे छोटा ग्रुप है समाज का। उसके आधार पर आपके एजुकेशनल, फाइनेंशियल, ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सारे मिलकर एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं, जिसमें कुछ फॉर्मल है, कुछ इनफॉर्मल है। और इसमें आपके वंश समूह, गोत्र समूह, उपजातियाँ, जातियाँ, तो ये आपका सोशल एस्पेक्ट हो जाता है। और इसके अंतर्गत ही सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी इसका पार्ट बन जाता है कि आप समाज में कई समूह हैं और कई तरह के लेवल पर आप कई आधारों पर आप बटे हुए हो, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, ये हो सकते हैं, पर उसमें उसके बाद भी आपस में एक तरह का कोहेसन रहता है, सब मिलकर कार्य करते हैं समाज में रहकर। छठी विशेषता उन्होंने बताई वो है मानव व्यवहार का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जब आप इकट्ठे होकर रह रहे हो, उसमें म्यूचुअल एड की ज़रूरत है, आपके प्रोसीड्योर्स हैं, आपकी रीतियाँ हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो व्यक्ति को अपनी मन का एकदम से व्यवहार करने से रोकती हैं, यानी व्यक्ति के व्यवहार पर वो नियंत्रण रखती हैं। तो समाज व्यक्ति को एक तरह से उसके जो एकदम से जो इच्छाएं उनको वो कंट्रोल करता है, जैसे जन रीतियाँ, प्रथाएं, परंपराएं, जनमत, कानून, धर्म, शिक्षा, नैतिकता, ये सारी चीज़ें व्यक्ति के जो डिफरेंट तरह के व्यवहार हैं उन्हें कंट्रोल करती है। और ये चीज़ वो कई तरह से संगठित, असंगठित, औपचारिक, अनौपचारिक, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कॉन्शियस, अनकॉन्शियसली वो इन्हें अपनाता रहता है समाज में रहकर। ये एक इसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि कैसे ह्यूमन बिहेवियर समाज में रहकर कंट्रोल किया जाता है। अगली चीज़ है लिबर्टी। हर चीज़ कंट्रोल ही नहीं होती, उसके साथ साथ व्यक्ति को अपने लेवल पर, जब तक कि वो दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, उसे अपनी इच्छा का करने की एक स्वतंत्रता रहती है। व्यक्ति अब एक सीमा में रहकर स्वतंत्र है, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, वो अपनी, जब तक कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तो ये भी एक विशेषता है कि जो कि व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए उसे समाज में रहकर मिलती है, क्योंकि उसकी बहुत सी ज़रूरतें भी समाज में ही पूरी होती हैं। इसके साथ ही जो सामाजिक संबंधों की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर भी मैकाइवर एंड पेज ने कहा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक संबंधों की मनोवैज्ञानिक स्थिति कि जैसे कोई भी व्यक्ति जब समाज में रहता है, समाज है, व्यक्ति है, पर जब तक वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे दोनों, जब वो दूसरों लोगों से मिलेगा नहीं, एक पॉजिटिव वे में जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा, एक दूसरे से मिलोगे नहीं, तब तक कोई अस्तित्व नहीं है चीज़ों का। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, उन्होंने कहा कि सामाजिक संबंध, जो सोशल रिलेशंस में इंटरेक्शन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरी चीज़ है सामाजिक संबंधों का विस्तार, द रेंज ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। सोसाइटी बहुत जो कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट है समाज का, वो उसकी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स है। और जितना समाज जटिल होता चला जाता है, जैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता है, या ग्रामीण की बजाय इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आया, या किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी वाला समाज लें, तो उसमें उतने ही आपके जो सोशल रिलेशंस हैं वो कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं, और इस तरह से आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल रिलेशंस का भी एक्सपेंशन होता चला जाता है। ये अगली विशेषता है समाज मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, मतलब जो सोसाइटी है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग तक ही कन्फाइंड नहीं है, वो आपको, सोसाइटी आपको सब चीज़ों में मिल जाएगी, आपको चिड़ियाओं में, जानवरों में, उनका भी एक पूरा सिस्टम है रहने का, समझने का, कार्य करने का। पर जो ह्यूमन सोसाइटी है उसके लिए, उसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सब जितने भी और एनिमल, बर्ड जैसे कह लेते हैं,
उनके पास कल्चर नहीं है। जो कल्चर बोलना और लैंग्वेज का ट्रांसमिशन, अपनी बात को कम्युनिकेट करना, ये जो एस्पेक्ट है संस्कृति का जो पार्ट है, वो ह्यूमन सोसाइटी को सबसे डिफरेंट और इम्पोर्टेंट बना देता है। तो समाज को अगर समझना है, सोसाइटी को समझना है, तो आपको कल्चर भी समझना पड़ेगा। ये उसके एकदम क्लोजली रिलेटेड पॉइंट है। इसके अलावा समाज में बहुत सारी आपकी समानता है, समानताओं के साथ साथ उसमें डिफरेंसेस भी है। यानी समानता ऐसी है कि जैसे आप देखेंगे कि एक ही परिवार के लोग हैं, पर वो उम्र, जेंडर, इसके आधार पर बढ़ सकते हैं। वो समाज में आपको लगेगा देखने में सब लोग एक हैं, जैसे इंडिया को ले लो, दिखने में हैं, भाषा एक है, पर आप देखेंगे वो जातियों के आधार पर बढ़ जाते हैं। तो यानी समाज में बहुत तरह की समानता है, बोलने, रहने, इनकी समानता हो सकती है, विचारों का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन के आधार पर बढ़ सकते हो, पर वो सब चीज़ें मिलकर, डिफरेंट टाइप की चीज़ें जिसमें समानताएं भी हैं और डिफरेंसेस में है, लाइकलीनेस और डिफरेंसेस, ये सब मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मनुष्य, जो उन्होंने कहा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में देखना चाहिए कि मनुष्य अपने आप में कुछ नहीं है जब तक कि वो सोसाइटी में नहीं रहता है। तो इंडिविजुअल की इम्पोर्टेंस तब है जब वो समाज में रहकर उसका पार्ट बनकर, जहाँ उसको सुविधाएं मिलती हैं, उसका लालन पोषण होता है, उसकी शिक्षा, आवास और अन्य तरह के उसे जो फैसिलिटीज़ जो मिलती हैं, उसी में रहकर वो एक सामाजिक प्राणी बनता है। ये एक इम्पॉर्टेंट इसकी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो मैकाइवर पेज ने और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई, वो उन्होंने कहा कि समाज एब्स्ट्रैक्ट है, उसमें म्यूचुअल अवेयरनेस है, उसमें कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट है, और उसमें इंटरडिपेंडेंस है, आप एक दूसरे से कई तरह से जुड़े हुए हो। ये तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम और इसी को आगे बढ़ाएंगे और कल्चर पर भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।